हेलो दोस्तों, जीके जी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक तैयारी का लेवल समझ में आएगा कि आप कहाँ पे हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसे पूछा जाता है। दोस्तों, अगर जो भी मेरे दोस्त अगर नए चैनल पे आए हैं तो चैनल को विजिट करें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं और बहुत ही आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे और एक क्वेश्चन करने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि क्वेश्चन का लेवल कुछ है। ठीक है, तो दिल थाम के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। फर्स्ट है क्रायोलाइट क्या है। तो क्रायोलाइट का फार्मूला पूछा है, तो क्रायोलाइट का फार्मूला क्या होता है, तो 3NaFAlF3 होता है। क्या होता है क्रायोलाइट का फार्मूला, 3NaFAlF3। ठीक है, ये क्रायोलाइट का फार्मूला है। नेक्स्ट, चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा की प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था। तो एलिफेंटा की गुफा कहाँ है, सबसे पहले समझिए। तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफा किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को। और कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो एलिफेंटा की गुफा किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूटों में। ठीक है, और कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितने हैं, तो टोटल अब 6 बच गए हैं, क्योंकि संपत्ति को अधिकार को कौन सा, तो संपत्ति के अधिकार जो था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन पहले ये मूल संविधान के अंतर्गत था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। कैवा संविधान संशोधन के तहत हटाया है, तो कोई भी चीज़ हटाना हो तो 44वां संविधान का प्रयोग करते हैं। कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। और 42वां संविधान को मिनी संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो 42वां संशोधन जो था इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मिनी संविधान बोलते हैं, लघु संविधान जिसको बोल सकते हैं। इसका कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ठीक है, और किसी भी कोई भी जोड़ना हो तो ये 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अभी टोटल वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। और दोस्तों, संपत्ति का अधिकार सबसे पहले आपको ये भी जब आया है तो पता होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में उल्लेख था। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट, यानी 19 के फर्स्ट में इसका उल्लेख था। तो संपत्ति के अधिकार के, क्या दोस्तों 19 के यही में था, नहीं, इसमें अनुच्छेद जो 31 था उसमें भी संपत्ति का अधिकार का उल्लेख था। कौन कौन से अनुच्छेद में थे, तो अनुच्छेद 19 के ए में संपत्ति का अधिकार का उल्लेख था और एक अनुच्छेद 31 में उल्लेख था। ठीक है, इसको हटा के तो कहीं रखा गया होगा, ऐसा थोड़ा कि कहीं बिक दिया होगा, नहीं। तो इसको हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। ठीक है, और ए अब क्या हो गया है, विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं, और ये पहले कितने थे, तो 7 थे। इसको हटा के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। और संपत्ति का अधिकार का उल्लेख किस किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट यानी 19 के ए और अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई थी, ये तो जानते हैं। जबकि जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो कभी पूछ दिया जाता है कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी, प्राकृत भाषा में। जबकि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी, तो पाली भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातात्विक सामग्री यहाँ कहाँ से खोदकर निकाली गई थी, तो यह मदुरै में निकाली गई थी। कहाँ से, तो मदुरै से। संगम काल में मदुरै से खोदकर पुरातात्विक सामग्री निकाली गई थी। ठीक है, और ये तंजावुर कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। किसे गांधी जी का कंसाइड कीपर कहा जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। गांधी जी का कंसाइड कीपर किसे बोला जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम क्या थे, गृह मंत्री थे। अरे ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ये गीतांजलि के लेखक हैं, और जन गण मन जो है इन्होंने ही लिखा था। और अमार सुमार बांग्ला जो है इन्हीं का लिखा हुआ है। ठीक है, ये बांग्लादेश का अमार समार जो बांग्ला है वो कहाँ का है, तो बांग्लादेश का है। जबकि भारत में जन गण मन का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा निर्धारण की गई थी, तो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। जबकि भारत और चीन के बीच कौन सा, तो मैकमोहन रेखा। कौन सा है, मैकमोहन रेखा है। सर रेडक्लिफ ने कब किए थे, तो ये भारत आज़ाद कब हुआ था, तो 1947 में। इसी समय इन्होंने रेडक्लिफ रेखा की शुरुआत किए थे। ठीक है, लाइन खींचे थे, तो ये सिरिल रेडक्लिफ ने। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पर हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से भारी रक्तपात हुआ था, यह
हिंदू मुस्लिम दंगा कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था, यानी कोलकाता में हुआ था। यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा हुआ था, जिसके कारण से सभी को भुगतना पड़ा था, नुकसान हुआ था, और इसमें बहुत सारे व्यक्तियों को जान चला गया था। ठीक है। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में। जबकि कॉफ़ी कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। चाय की खेती भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो असम में होता है। और कपास का दूसरा सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। ठीक है। और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कॉफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कॉफीन पाया जाता है। जबकि चाय में थीन पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है? थीन पाया जाता है। और चाय का उत्पादन सब विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? तो चीन करता है। कौन सा करता है? तो चीन। ठीक है। और कॉफ़ी का उत्पादन भी चीन ही करता है। कॉफ़ी मेनली रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो मेनली रूप से कॉफ़ी कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अरेबिका। कौन सा होता है? अरेबिका। और एक होता है रोबस्टा। अरेबिका जो कॉफ़ी होता है सबसे महंगी कॉफ़ी होता है, जबकि रोबस्टा जो कॉफ़ी होता है वो सस्ती होती है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा का परिक्रमण काल क्या होता है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन होता क्या है, जब इनमें से कोई नहीं है तो इसका तो कुछ समय होगा। तो इसका होता है 29 दिन 53 घंटा। ठीक है। यानी इसको फाइनल आपसे पूछा जाए तो इसको टोटल कैलकुलेट करके बताएंगे। तो 29 दिन 12 घंटा। ठीक है। 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 2.88 सेकेंड होता है। ठीक है। सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा की ही परिक्रमण काल को एक और बोला जाता है। इसी को चंद्रमास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रमास या साइनोडिक मास। क्या बोलते हैं? चंद्रमास, चंद्रमास या साइनोडिक मास। ठीक है। जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित को पार करता है तो एक दिवस जोड़ दिया जाता है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को जोड़ दिया जाता है। किसको जोड़ दिया जाता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को जोड़ दिया जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जब एक दिवस एक रेखा को जब पार करता है तो पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर जोड़ दिया जाता है। ठीक है। ज्वारीय भीति क्या है? तो यह नदी के मुख में जाती हुई एक ऊंची ज्वारीय तरंग। क्या होती है? नदी के मुख में जाती हुई एक ज्वारीय तरंग को ज्वारीय भीति कहते हैं। ठीक है। और यह समुद्रों में आते हैं, यानी समुद्र जो होते हैं वहाँ पे ही ज्वारीय तरंग आते हैं। ठीक है। तो क्या है? तो नदी के मुख में जाती हुई एक ऊंची ज्वारीय तरंग। निम्नलिखित किस ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है? तो यह ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। जबकि शरद ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई क्या होती है? तो कम जाती है। शरद ऋतु में क्या होती है? तो कम जाती है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है? तो बढ़ जाती है। ठीक है। यानी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड एक पद है जो निम्न पर लागू होता है। तो यह 30 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश के बीच लागू होता है। यानी अश्व अक्षांश किसके बीच लागू होता है? तो 30 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अक्षांश पर लागू होता है। ठीक है। अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो सकती है? तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में। किस किस क्षेत्र में होते हैं? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में और दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया होती है। यानी दृष्टिगोचर हो सकती है किसमें? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में। ठीक है। चक्रवात क्या है? तो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी है। चक्रवात क्या बोलते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त हवाओं की एक निम्न दाब पेटी है। ठीक। होता क्या है कि केंद्र में, यानी जब भी चक्रवात आता है तो केंद्र की ओर क्या होता है? तो कम दाब होता है। क्या होता है? कम दाब होता है, जिसके कारण से चक्रवात आते हैं। और बाहर एरिया में जैसे है तो यहाँ पे केंद्र में जो है कम दाब होगा, जबकि ये बाहर जितने भी हैं अधिक दाब होगा। इसी कारण से चक्रवात आते हैं। चक्रवात में होता क्या है कि जितने भी बाहर से वायु है वो केंद्र की ओर, यानी कहने का माने है कि जिधर ज़्यादा प्रेशर होगा उधर से ही कोई वस्तु आने का प्रयास करेगा। यानी केंद्र में इसका दाब कम है तो बाहर से जितने भी वायु आते हैं इसके दाब बनाते हैं। और दाब बनाने के बाद जब ज़्यादा मात्रा में होता है तो क्या होता है? एक भौरी टाइप का हो जाता है, ऐसा गोल हो जाता है, जिसके कारण से चक्रवात आते हैं। ठीक है। तो चक्रवात में होता क्या है कि केंद्र के बाहर की ओर अधिक दाब होते हैं, जबकि केंद्र की ओर यानी केंद्र पर निम्न दाब होती है, जिसके कारण से बाहर से हवाएं इस पे केंद्र पर क्या प्रेशर डालती है, इसीलिए चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चक्रवात में और क्या होता है कि यह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई की विपरीत दिशा, जब उत्तरी गोलार्ध होता है तो घड़ी के सुई की विपरीत दिशा, और जबकि दक्षिण गोलार्ध में जब जाती है तो यह घड़ी के सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है।
यानी आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से, यानी पर्वत जब बीच में आ जाएगा तो पर्वतीय वर्षा हो जाएगा, जब चक्रवात बीच में आएगा तो चक्रवर्तीय वर्षा हो जाएगा। ठीक है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा है? तो चंद्रमा पर जाने वाला यान का नाम क्या है? तो अपोलो 11 यानी अपोलो 11 है। जबकि लूना 9 से उतरा जाता है, यानी लूना 9 होता है, लूना 9 उससे चंद्रमा पर से उतरा जाता है, जबकि अपोलो से जाया जाता है। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा था? तो कुतिया था, जिसको डॉग बोलते हैं। ठीक है। अंतरिक्ष में सबसे पहले गया था। और मानव के अगर बात करें तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है मन्नार की खाड़ी? तमिलनाडु के तट पर स्थित है। ठीक है। निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? तो यह सोन। कौन सी नदी नहीं बहती उत्तर की ओर? तो सोन नदी नहीं बहती है। बाकी कोसी, घाघरा, गंडक। ठीक है। ये तीनों नदी जो है उत्तर की ओर बहती है, जबकि और ये सोन जो है उत्तर की ओर नहीं बहती है। इसमें से चारों जो नदी है ये गंगा की सहायक ही नदी है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर स्थित है, और जबकि गंडक परियोजना गंडक नदी पर स्थित है। ठीक है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह नेपाल की गोसाई स्थान से निकलती है। इस नेपाल के जो पर्वत हैं वहीं से निकलती है। गंडक नदी की बात करें तो यह नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ बात करें तो काली गंडक, शालिग्रामी, सदानीरा और नारायणी नदी इसकी सहायक नदी है। और यह गंडक नदी जो है किन किन बिहार के जिलों में गुजरती है? तो पश्चिमी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और एक हाजीपुर जिला ऐसा नहीं है, वैशाली जिला है। तो हाजीपुर एक प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इस राज्य से इतने जिलों से होकर गुजरती है। और यह कहाँ पे? हाजीपुर में। कहाँ? हाजीपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी की बात करें और गंडक नदी की बात करें तो यह बाढ़ के लिए पहले जानी जाती थी, लेकिन अब इस पर वाल्मीकि नगर में डैम बन गया है, वाल्मीकि डैम। इसके वजह से बाढ़ के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अब कोसी नदी जो है बिहार के सब शोक नदी बोलते हैं, और यह बाढ़ के लिए प्रभावित है। ठीक है। घाघरा नदी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो यह तिब्बत के मापचा चुंगो। कहाँ से? तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से हुई है। किससे हुई है? तो मापचा चुंगो हिमनद से। कहाँ से निकलती है? तो और घाघरा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो कर्णाली। किस नाम से? तो कर्णाली नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है, यानी सरयू कोई दूसरा नहीं है, ये घाघरा नदी को ही उत्तर प्रदेश में सरयू बोला जाता है। इसी घाघरा नदी के तट पर कौन कौन से? तो अयोध्या स्थित है। कौन से है शहर स्थित? तो अयोध्या, यानी जो सरयू नदी पड़ते हैं तो सरयू नदी और कोई नहीं है, तो घाघरा नदी ही है, जिसके मुहाने पे कौन सा? तो अयोध्या शहर स्थित है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो राप्ती है। कौन सी है? राप्ती नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और घाघरा नदी 2 राज्यों से होकर गुजरती है, बिहार और उत्तर प्रदेश। और यह बिहार के छपरा यानी सारण जिला के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें घाघरा नदी की तो 1080 है। कितना है? 1080। जबकि बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो मात्र 83 यानी 83 किलोमीटर है। ठीक है। जबकि टोटल कितना है? 1080, यानी सबसे ज़्यादा सफ़र कहाँ कर रही है? तो यह उत्तर प्रदेश में सफ़र कर रही है। और कोसी के बारे में तो बता ही थे कि ये गोसाई स्थान चोटी से निकलती है। ठीक है। और एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रयोग किसमें किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। यह कोसी नदी का प्रयोग किस में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया। और कोसी का ऋग्वेद में किस नाम से किया गया? तो कौशिकी के नाम से। किस नाम से किया गया है? तो कौशिकी के नाम से उल्लेख किया गया है। कोसी नदी को और क्या जानते हैं? तो ये इसको नेपाल में क्या बोलते हैं? तो सप्त कोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सप्त कोसी के नाम से नेपाल में कोसी नदी को। सप्त कोसी तो किसी कारण से ही पड़ा होगा, क्योंकि इसमें 7 नदियों का धारा है। कोसी नदी में छोटे छोटे 7 नदियों का धारा है, इसीलिए इसको सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। कोसी नदी की सहायक नदी कौन कौन से है? तो अरुण। कौन से? अरुण, तामूर, सुनकोसी, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती और लिखू खोला। कौन कौन से? अरुण, तामूर, ठीक है, सुनकोसी, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती, लिखू खोला। ये सभी किसकी सहायक नदी है? तो कोसी की सहायक नदी है। कोसी नदी जो है बिहार में सुपौल जिला से प्रवेश करती है, और जबकि यह कुर्सेला जो कटिहार में पड़ता है यह गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कुर्सेला
कुर्सेला स्थान कहाँ पड़ता है? तो कटिहार में पड़ता है। यह कटिहार में जाके गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी के किनारे बसे हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है, जबकि दूसरा पटना है, बिहार की राजधानी पटना। ठीक है। अब बिहार में बात करें तो कौन कौन सी गंगा नदी किनारे बसा है? तो आरा, बक्सर, ठीक है, पटना, भागलपुर, ये सभी शहर जो हैं गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं। कोसी नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 730 किलोमीटर है, जबकि इसको बिहार में बात करें तो बिहार में कितनी इसकी लंबाई है? तो 260 किलोमीटर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।